एवरीवन, नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट एंड प्रोटीन सॉर्टिंग कैसे है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल बाय ब्रूस एल्बर्ट्स यूज़ कर रहे हैं। किताब का नाम है MBOC मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल बाय ब्रूस एल्बर्ट्स। अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ टाइम हो तभी देखिएगा वरना मत देखिएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। जो लोग स्पेशली अभी ग्रेजुएशन में हैं लाइफ साइंसेस के वो इसे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो उनका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा बेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक, पढ़ने में मान लो अपने से मन नहीं लग रहा है या कुछ भी है तो इससे आप हेल्प आउट हो जाएगा आपको। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स एंड प्रोटीन सॉर्टिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ स्टार्ट करते हैं क्या है, धीरे धीरे टॉपिक समझ में आ जाएगा। अनलाइक अ बैक्टीरियम which consists of a single intracellular compartment. The bacterium has a single intracellular compartment cell organelles है नहीं, ठीक है। तो सराउंडेड बाई एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यूकारियोटिक सेल जो इट इज़ elaborately डिवाइडेड इनटू फंक्शनल डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन इनक्लोज इन कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, किसमें? यूकारियोटिक सेल में। और इनको ऑर्गेनील कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनल। एंड इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सेट ऑफ एंजाइम्स होते हैं इसके पास, स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके पास? ये ऑर्गेनल्स के पास। ठीक, दे हैव अ कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट अपना जो बनाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कंपार्टमेंट से अदर। और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द यूकारियोटिक सेल आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो हाउ द सेल क्रिएट्स एंड मेंटेन दिस कंपार्टमेंट। ठीक, कैसे काम करता है, कैसे मॉलिक्यूल्स मूव बिटवीन देम, हाउ द मॉलिक्यूल्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनल्स मूव बिटवीन देम। देन देयर इज अ प्रोटीन्स, देन दे आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करते हैं? दे कन्फर अपॉन ईच कंपार्टमेंट एक स्ट्रक्चरल देते, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल प्रॉपर्टीज देते हैं द प्रोटीन्स स्पेसिफिक। तो द प्रोटीन्स स्पेसिफाई द ऑर्गेनल्स and they catalyze the reaction that occurs there and selectively transport this molecule out and into the compartment. तो reactions को catalyze करना क्या एंजाइम है? तो ये प्रोटीन्स ही हो गए that occur there and selectively transport। selectively क्या? मेम्ब्रेन में भी तो प्रोटीन्स होती हैं, तो they selectively transport the small molecules into and out of the compartment. This is brief overview। थोड़ा सा और डिटेल अंदर आप जाओगे तो अभी चैप्टर जब आप स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। For membrane enclosed organelle in the cytoplasm, proteins serve as organelle specific surface marker। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि organelles specific surface marker। तो फॉर मेम्ब्रेन इंक्लोज ऑर्गेनल्स के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं, द प्रोटीन्स दे एक्ट एज अ ऑर्गेनल स्पेसिफिक सरफेस मार्कर। ये आप याद रख लीजिए। दैट डायरेक्ट क्या डायरेक्ट करते हैं? दे डायरेक्ट द न्यू डिलीवरीज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन द अप्रोप्रिएट ऑर्गेनल। ठीक है, एक एनिमल सेल के पास 10 बिलियन लगभग प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, 10,000 तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं और सबका सिंथेसिस साइटोसॉल में होता है। ठीक है, द स्पेस ऑफ द साइटोप्लाज्म आउटसाइड द मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ठीक है, ईच सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इज देन डिलीवर्ड स्पेसिफिकली टू द ऑर्गेनल दैट रिक्वायर्स इट। द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इज द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर एंड बाय ट्रेसिंग द प्रोटीन ट्रैफिक from one compartment to another, one can begin to make sense of the otherwise bewildering maze of the intracellular membranes। कैसे इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स काम करती हैं, कैसे प्रोटीन इधर की उधर जाती है, सारा सेल के अंदर का खचड़ पचड़ जो है प्रोटीन बनने के बाद, एक पॉलीपेप्टाइड बनने के बाद क्या क्या होता है और कैसे कैसे कार्गो बनता है, क्या क्या सेल का काम होता है, वो सब सारी चीज़ें। तो देखिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये सेल जो है ना, सब सेल से ही है। हर सेल अलग अलग फंक्शन होती है, सारी सेल्स बॉडी के अलग अलग हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक से भी नीचे लेवल पे आप जाओगे तो ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन सेल तो आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इन ब्रीफ ओवरव्यू जो कंपार्टमेंट है सेल का एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, वी ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनल्स कंसेप्चुअली इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ डिस्क्रीट फैमिलीज। ठीक है, डिस्कस हाउ प्रोटीन्स आर डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक ऑर्गेनल, ये सब सारी चीज़ें। तो मेन यहाँ चैप्टर है ऑल यूकारियोटिक सेल्स हैव सेम बेसिक सेट ऑफ मेम्ब्रेन। तो सारी जितनी यूकारियोटिक सेल हैं दे हैव सेम बेसिक सेट ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल। कैसे? मेनी वाइटल बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो कि मेम्ब्रेन के पे होते हैं टेक प्लेस इन द मेम्ब्रेन और ऑन देयर सरफेस। मेम्ब्रेन बाउंड कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे जो कैटलाइज करते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोसिंथेसिस। Both require a membrane to couple the transport of H+ to synthesize ATP।
अब आपको ट्रांसपोर्ट क्या करना पड़ेगा, H+, ATP सिंथेसिस होगी ना, इधर से उधर जाएगा, H+ का ही ग्रेडियंट होता है, तो चक्का ATP का नाचता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ATP पंप अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ है। तो इन एडिशन टू द प्रोवाइडिंग इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन एरिया टू होस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन, इंट्रासेलुलर जो मेम्ब्रेन सिस्टम है सेल के अंदर वाला, इंट्रा माने क्या आ गया, सेल के अंदर वाला जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट है, दिस इज एन इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट जो सेपरेट करता है इसको साइटोसॉल से। तो साइटोसॉल इज अ डिफरेंट इन्वायरमेंट, वैस द मेम्ब्रेन इनक्लोज इन्वायरमेंट इज अ डिफरेंट इन्वायरमेंट, thus creating a functionalized spatial aqueous space within the cell। तो एक क्या हो गया, एक फंक्शनलाइज स्पेशलाइज्ड एक्वस स्पेस है सेल के अंदर, जो कि ऑर्गेनल के अंदर है। और इन दीज स्पेसेस सबसेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट्स, आयंस हैं, आर कंसंट्रेटेड टू ऑप्टिमाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच दे पार्टिसिपेट, ठीक है। तो एक सेल के अंदर जो साइटोसॉल है, फिर उसके अलग से एक और अलग अलग स्पेसेस में इन्वायरमेंट है जो ऑर्गेनल्स के अंदर है। बिकॉज द लिपिड बायोलेयर जो सेल मेम्ब्रेन का है, इट इज इम्परमिएबल टू मोस्ट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, द मेम्ब्रेन ऑफ एन ऑर्गेनल मस्ट कंटेन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब ये बात कही गई है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायोलेयर है, एंड दिस इज इम्परमिएबल टू हाइड्रोफिलिक, कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है वो नहीं जा पाएगा इसमें से आस पार। अब नहीं जा पा रहा है तो क्या है, कुछ आपके पास मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स चाहिए होती हैं जो इसको लेकर के जाएं, ठीक है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट द स्पेसिफिक मेटाबोलाइट्स, जो भी स्पेसिफिक मेटाबोलाइट्स हैं आप इसको इम्पोर्ट कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। तो ईच ऑर्गेनल मेम्ब्रेन मस्ट हैव इज मैकेनिज्म फॉर इम्पोर्टिंग इनकॉर्पोरेटिंग इनटू द ऑर्गेनल, ठीक है। कोई भी आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, द स्पेसिफिक प्रोटीन्स दैट मेक द ऑर्गेनल यूनिक, यही स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो इनको यूनिक बनाती हैं। अगर ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स नहीं होंगी भाई, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आएंगी तो कुछ स्पेसिफिक होंगी, दी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थोड़ी स्पेसिफिक होंगी, भाई किसको आना है किसको अंदर नहीं जाना है, रास्ता रोक के रखेंगी, ठीक है। तो इट विल मेक द ऑर्गेनल यूनिक, ठीक है, ये ऑर्गेनल को यूनिक बना के रखेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। देन वी हैव ऑल दीज थिंग्स, डायग्राम्स एंड ऑल दैट। यहाँ पे देखो द मेजर इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट क्या एनिमल सेल का, ये माइटोकॉन्ड्रियन है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियन, दिस इज द गोल्जी apparatus, you have seen the Golgi apparatus, this one the Golgi apparatus, the packing material, ठीक है, लेबलिंग पैकिंग करना। then we have the endoplasmic reticulum, membrane bound polyribosomes, तो देखिए स्टडेड, द रफ हो गया, ये रफ वाला हो गया बिकॉज द राइबोसोम्स स्टडेड है इसके ऊपर, ठीक है। then you have the lysosomes, peroxisomes, this is the peroxisomes and all that, free ribosomes are also there, and the nucleus and the plasma membrane। so एक स्ट्रक्चर आपने देखा, 15 माइक्रोमीटर ये पूरा बताया गया इसका। चलिए आइए देखते हैं अब 12.1 में क्या लिखा हुआ है। 12.1 इलस्ट्रेट द मेजर इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। न्यूक्लियस में जीनोम इनोम होता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। असाइड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए देयर इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा ये सब सारी जहाँ पे डीएनए और ये सब आरएनए सिंथेसिस होती है। तो द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में साइटोसॉल है, उसमें फिर ऑर्गेनल्स होते हैं ढेर सारे। अब ये जो साइटोसॉल है क्या करता है, ये मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल है, आधे से ज़्यादा, और मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, डिग्रेडेशन भी होती है इसी में। एंड इट ऑल्सो परफॉर्म सेल्स इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, जैसे many reactions that degrade some small molecule and synthesize others to provide the building block of macromolecules बनाना है बड़े बड़े, कुछ आपको डिग्रेड करना है, तो सब यहीं पे हो रहा है। About half of the total area of the membrane eukaryotic cell encloses the labyrinthine space of ER। तो जो हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन है, यहाँ मेम्ब्रेन की एरिया की बात की गई, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं रब कर दूँ इसको तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मेम्ब्रेन की जो एरिया की गई है, इसमें आधी जो है ये लैबरिंथिन स्पेस है, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। द रफ ER हैज़ मेनी राइबोसोम्स बाउंड टू इट्स साइटोसॉलिक सर्विस पे खूब राइबोसोम्स स्टडेड होते हैं, एंड दीज आर द ऑर्गेनल्स दैट आर नॉट मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड। राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन, तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन इनक्लोज, ये सब नीट वीट के क्वेश्चन में सब कहीं डाल सकते हैं। तो राइबोसोम्स जो हैं ये मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। देन दे सिंथेसाइज बोथ द सॉल्युबल एंड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, मोस्ट ऑफ विच आर डिस्टेंड आइदर फॉर सिक्रेशन टू द सेल एक्सटीरियर और फॉर अदर ऑर्गेनल। तो ऐसे ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन्स होंगी या इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होगी जिनको सेल के एक्सटीरियर में जाना हो या सेल मेम्ब्रेन्स पे जाके लग जाना हो, ठीक है, ऑर्गेनल्स पे जाना हो। तो वी शैल सी दैट, ठीक है,
whereas proteins are transported into other membrane enclosed organelles only after their synthesis is complete. They are transported into the ER as they are synthesized. जैसे synthesize हो गई, ठीक है, वो ER में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। दिस एक्सप्लेन्स वाई द ER मेम्ब्रेन, ये सारा बताता है वाई ER मेम्ब्रेन इज यूनिक इन हैविंग राइबोसोम्स टेदर्ड टू इट, ठीक है। द ER ऑल्सो प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ, भाई क्यों, जैसे ही कंप्लीट हुआ ER में चला जाता है क्योंकि उसमें कुछ प्रोसेसिंग चाहिए होती है, ठीक है। आगे देखा जाए, द ER प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द लिपिड फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल, ठीक। फंक्शंस एज ए स्टोर ऑफ कैल्शियम आयंस, दिस इज द ER which stores, find कैल्शियम आयन का एक स्टोरेज हाउस है। रीजन्स ऑफ द ER दैट लैक राइबोसोम्स आर कॉल्ड स्मूथ ER होते हैं, और जिसमें वैसे रफ हो जाएंगे। तो ER सेंड मेनी ऑफ इट्स प्रोटीन एंड लिपिड टू द गोल्जी अपरेटस। ये ER क्या करता है, अपनी प्रोटीन वोटीन को गोल्जी अपरेटस को भेज देता है, जिसमें ऑर्गेनाइज स्टैक्स होते हैं, डिस्क लाइक कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको गोल्जी सिस्टर्नी कहा जाता है। दिस लाइक कंपार्टमेंट, ये सिस्टर्नी, ये सब अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब द गोल्जी अपरेटस में लिपिड होते हैं एंड प्रोटीन्स एंड फ्रॉम द ER एंड डिस्पैच देम टू वेरियस डेस्टिनेशंस। तो ये जो गोल्जी अपरेटस है ये रिसीव करता है लिपिड और प्रोटीन ER से, और वेरियस डेस्टिनेशन पे ये डिस्पैच कर देगा, यूजली कोवैलेंटली मॉडिफाइंग देम इन रूट। जैसे ये रास्ते में गुजरेंगे तो कोवैलेंटली, तो दिस गोल्जी अपरेटस दिस कोवैलेंटली, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि कोवैलेंटली मॉडिफाइज द, जो भी आपके प्रोटीन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है, मटेरियल्स हैं या प्रोटीन्स हैं, स्पेशली इट कैन बी अ लिपिड और इट कैन बी अ प्रोटीन, तो इनको मॉडिफाई कर देगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये ATP जनरेट करते हैं, जिससे सेल का सारा काम वाम चलता है। जो क्लोरोप्लास्ट हैं, देयर स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ प्लास्टिड, जो प्लांट्स में एल्गी और कुछ प्रोटोजोन्स में प्लास्टिड्स हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इज स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ द प्लास्टिड। प्लास्टिड किसमें, प्लांट में, एल्गी में और कुछ प्रोटोजोन्स में। विच कैन ऑल्सो हैव सम अदर फंक्शंस, जैसे कुछ स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम कर सकता है, या पिगमेंट मॉलिक्यूल का स्टोरेज, तो स्टोरेज ऑफ फूड या पिगमेंट मॉलिक्यूल, इसका भी अलग से कुछ काम हो सकता है इन, क्या नाम इनका, क्लोरोप्लास्ट का। देन द लाइजोसोम्स आते हैं, दे आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। ये डिग्रेड करता है डिफंक्ट या डिफंक्शनल इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स, काम वाम नहीं कर रहे, उनको खा पी गया, ठीक है। तो लाइसोसोम सुसाइडल बैग भी बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल डिग्रेड द डिफंक्ट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल, या कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल को डिफंक्ट कर देगा, पार्टिकल जो भी बाहर से आए हैं एंडोसाइटोसिस से, उसको भी। ऑन द वे टू लाइसोसोम, जो एंडोसाइटोज्ड मटेरियल है, दे मस्ट फर्स्ट पास थ्रू अ सीरीज ऑफ एंडोसोम्स। कुछ ऑर्गेनल्स हैं, एंडोसोम से गुजरना पड़ेगा अगर आपको लाइसोसोम तक जाना है, जो भी मैटर एंडोसाइटोज हुए हैं। जैसे ये मेम्ब्रेन है तो कुछ आया एंडोसाइटोज हुआ, पिंचिंग ऑफ हो गई तो यहाँ निकल गया मैटर, दिस इज सेल एक्सटीरियर, ठीक है। एंडोसोम्स, दिस आर एंडोसोम्स, ठीक। तो जैसे सेल के अंदर है, ये सेल का बाहर वाला पोर्शन, तो इनको पहले जाना है एंडोसोम्स पे, ठीक है, जो भी मटेरियल आया, देन दे विल फाइनली रीच द लाइसोसोम। तो ऐसा सब सारी चीज़ें काम करती हैं। फाइनली peroxisomes, they are small vesicular compartment that contain enzyme। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो होते हैं उसके जो एंजाइम्स होते हैं दे आर पेरोक्सिसोम्स में होते हैं। ये सब हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। इन जनरल ईच मेम्ब्रेन जो बाउंड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन क्लोज, ये परफॉर्म द सेम बेसिक सेट ऑफ फंक्शन, बट टू सर्व द स्पेशलाइज फंक्शन ऑफ द सेल दीज ऑर्गेनल्स वेरी इन अबंडेंस। अलग अलग काम होते हैं, एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेल टाइप टू सेल। तो सेल टू सेल सबका फंक्शन डिफर करता है और दे वेरी इन नंबर्स ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल ER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लीवर में, पेनक्रियाज में, बिकॉज इट नीडेड अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स, तो ER में बहुत ज़्यादा है। बी सेल्स जो है उसमें एंटीबॉडीज़ बहुत बनती हैं, तो वहाँ जहाँ क्या है वहाँ चेन्स का असेंबलिंग होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब सारी चीज़ें अलग अलग सेल्स के हिसाब से होती हैं। देन ऑन एन एवरेज जो मेम्ब्रेन इनक्लोज जो कंपार्टमेंट है टुगेदर ऑक्यूपाई नियरली हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो दिस जो मेम्ब्रेन इनक्लोज जो भी कंपार्टमेंट्स हैं दे ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड टू मेक देम, ठीक है। इन लीवर एंड पैनक्रियाटिक सेल्स फॉर एग्जाम्पल जो ER हैज़ अ टोटल मेम्ब्रेन सर्फेस एरिया दैट इज रेस्पेक्टिवली 25 to 12 टाइम्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सर्फेस है
because it is secretory in nature. Mainly it is liver and pancreas, highly secretory in nature. So it requires a lot amount of endoplasmic reticulum. So the surface of जो membrane surface है यहाँ endoplasmic reticulum का it is respectively बहुत ज़्यादा, it is 12 times 25 to 12 times higher. तो क्या है, लीवर और पेनक्रियाज में कितने टाइम्स हायर है, 25 लीवर और 12 टाइम्स इसमें पेनक्रियाज में. तो मेम्ब्रेन इंक्लोज जो ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, द मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनल्स दे आर पैक्ड टाइटली in the cytoplasm, and in terms of area and mass, plasma membrane is only minor in most eukaryotes. सॉरी, थोड़ा सा पेन का वो सेट कर रहा था मैं. सो यहाँ जो मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनल्स हैं, जो भी ऑर्गेनल्स हैं, दे आर पैक्ड टाइटली इन द साइटोप्लाज्म, एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड मास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ओनली माइनर मेम्ब्रेन इन मोस्ट यूकारियोटिक सेल्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अच्छी बात. चलिए आइए अब देखिए द अबंडेंस और शेप ऑफ मेम्ब्रेन इंक्लोज कंपार्टमेंट की बात करते हैं. तो अबंडेंस एंड शेप ऑफ मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनल्स आर रेगुलेटेड टू मीट द नीड्स ऑफ द सेल. तो जो भी जो अबंडेंस और शेप है मेम्ब्रेन इंक्लोज ऑर्गेनल्स की, उनको रेगुलेट किया जा सकता है सेल्स की नीड के हिसाब से. एंड दिस इज, जैसे मैंने बताया कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बी सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत, क्योंकि एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करना है बी सेल्स को, तो ER की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो दिस इज़ पर्टिकुलरली अपरेंट इन द सेल्स दैट आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड देयरफॉर डिसप्रोपोर्शनली रिलाई ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनल. तो कोई ऐसा सेल है जिसे वो हाईली स्पेशलाइज्ड है, जैसे बी सेल हो गया, ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड, क्योंकि एंटीबॉडीज़ ही बनाना इनका काम है, एंड आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड देयरफॉर डिसप्रोपोर्शनलिटी रिलाई ऑन स्पेसिफिक. तो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल पर रिलाई करते हैं, वो सब सारी चीज़ें उसमें आती हैं. तो द अपेंडेंस एंड द शेप ऑफ मेम्ब्रेन इंक्लोज ऑर्गेनल आर रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू मीट द नीड्स ऑफ ए सेल, सेल्स की नीड या ज़रूरत को पूरा करने के हिसाब से. चलिए आइए आगे देखा जाए. प्लाज्मा सेल्स फॉर एग्जांपल, प्लाज्मा सेल्स हैं which secrete their own weight every day in the antibody molecule into the blood stream, contain very amplified amount of rough ER. rough ER बहुत होता है प्लाज्मा सेल्स में, which is found in large flat sheets. सेल्स जो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, दे ऑल्सो एक्सपैंड देयर ER, बट इन दिस केस द ऑर्गेनल्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. तो ऑर्गेनल्स एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में आ जाते हैं, बिकॉज लिपिड सिंथेसिस करना है इनको. मोर ओवर, जो द मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनल्स हैं आर ऑफन फाउंड इन कैरेक्टरिस्टिक पोजिशन इन द साइटोप्लाज्म. तो इन मोस्ट सेल्स, ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल द गोल्जी अपरेटस इज लोकेटेड क्लोज टू द न्यूक्लियस. तो गोल्गाई अपरेटस जो है ये न्यूक्लियस के पास होता है, वे एज द नेटवर्क ऑफ ER ट्यूब्यूल्स एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियस थ्रू आउट द इंटायर साइटोसॉल. तो गोल्जी अपरेटस इज लोकेटेड क्लोज टू द न्यूक्लियस, वे जो ER ट्यूब्यूल्स हैं ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस थ्रू आउट द इंटायर साइटोसॉल. ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा. एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनल विद द साइटोस्केलेटन. मैं साइटोस्केलेटन का भी लेक्चर ले रहा हूँ, उस पर भी आगे पढ़ेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है, उसको भी साथ साथ लेके चलिएगा. अभी पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, धीरे धीरे होगा. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनल विद द साइटोस्केलेटन के साथ जो इंटरेक्शन है, ठीक है, जो बेस बनाता है, जो रास्ता बनाता है साइटोस्केलेटन चलने के लिए, मेनली इट विल बी एक्टिन प्रोटीन्स और जो भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो नहीं, मेनली एक्टिन प्रोटीन्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो पाथ बनता है, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगा ऑर्गेनल कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं. वो वाले लेक्चर हम लोग देखेंगे, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. द लोकलाइजेशन ऑफ बोथ ER एंड गोल्जी, ये जो लोकलाइजेशन की बात की गई है, द लोकलाइजेशन ऑफ बोथ ER एंड द गोल्जी apparatus डिपेंड ऑन द इंटैक्ट माइक्रोट्यूब्यूल का एरे. तो इफ़ द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एक्सपेरिमेंटली, अगर डीपॉलीमराइज करिए जाए माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जो ट्यूबुलिन यूनिट्स के बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो रास्ता प्रोवाइड करते हैं एक तरह से, द गोल्जी apparatus फ्रैगमेंट्स एंड डिस्पर्स. तो सी हाउ माइक्रोट्यूब्यूल्स से कितना गोल्जी apparatus अटैच्ड है, और ये डिस्पर्स हो जाएगा इन द सेल, एंड द ER नेटवर्क भी कोलैप्स कर जाएगा अगर गोल्जी apparatus ये रास्ते ना हो, माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क ना हो. ठीक है, कोलैप्स कर जाएगा टुवर्ड्स द सेल सेंटर. तो द साइज एंड शेप एंड लोकेशन आर ऑल इंपॉर्टेंट एंड रेगुलेटेड फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनल्स
दैट अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट द ऑर्गेनल फंक्शन। तो जो साइज़ है, कंपोजिशन है, लोकेशन है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जो ऑर्गेनल्स का साइज़, शेप, कंपोजिशन, लोकेशन सारे ज़रूरी हैं। किस लिए? ऑर्गेनल्स के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। और किस लिए बना है सेल? तो द टाइप ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनल इट हैज़। क्या फंक्शन है सेल का? सेल कहाँ लोकेटेड है? आँख में है, रॉड्स है, कोन्स है, रोडोप्सिन बनाना है, ओडोप्सिन बनाना है, एंजाइम बनाना है, पेनक्रियाज से एंजाइम रिलीज करना और लीवर और एनीथिंग एल्स। तो जो काम होगा उसी हिसाब से इसका प्रोडक्ट होगा, जेनेटिक रेगुलेशन होगा और जीन्स वैसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे, वैसे ही ऑर्गेनल्स होंगे उनके, उसी हिसाब से काम करेंगे। तो देयर इज़ अ कोऑर्डिनेटेड वे और पूरा प्लान्ड वे में ये सब काम करता है। अब इवोल्यूशनरी ओरिजिन देखा जाए, मैं हेल्प एक्सप्लेन द टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप। तो while we study the evolutionary origin, it will help you to explain the topological relationship of organelle. जैसे to understand the relationship between the compartments of the cell, it is helpful to consider how they might have evolved. कैसे evolve हुआ? The precursor of the first eukaryotic cells are thought to have relatively simple cells. जो पहली यूकारियोटिक सेल्स के पुराने जो लोग थे, जो पूर्वज थे, they are relatively simple cells that like the most bacteria, ये कुछ दिया हुआ है अमाउंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ, देखिए सेल मेम्ब्रेन पैनक्रियाटिक इंक्रोजोक्राइन और लीवर एपोथ्रोसाइट में कौन कौन सी क्या होती है, तो ये सब अलग चीज़ें हैं। तो द प्रिकर्सर ऑफ द फर्स्ट यूकारियोटिक सेल आर थॉट टू हैव बीन रिलेटिवली सिंपल सेल्स दैट लाइक मोस्ट बैक्टीरिया, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं देखिए, दैट लाइक मोस्ट बैक्टीरिया। सो व्हाट वी हैव, so like most bacteria and archaeal cells have plasma membrane। तो जो भी आर्कियल सेल्स है पुराने उनमें इंटरनल मेम्ब्रेन तो नहीं है, बट दे हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे सेल में क्या करता है? मेम्ब्रेन डिपेंडेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे पंपिंग ऑफ आयंस, एटीपी सिंथेसिस, प्रोटीन सिक्रेशन, लिपिड सिंथेसिस, ये सब कर सकता है। टिपिकली जो प्रेजेंट डे यूकारियोटिक सेल है वो 10 से 30 गुना बड़ा है इन लीनियर डायमेंशन, और वॉल्यूम में 1000 से 10,000 गुना बड़ा है आज का यूकारियोटिक सेल इन कंपैरिजन टू टिपिकल बैक्टीरियम ऑफ इकोलाई। सो द प्रोफ्यूजन ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन जो हुआ है, प्रोफ्यूजन देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है, इंटरनल मेम्ब्रेन का प्रोफ्यूजन कैन बी रिगार्डेड इन पार्ट एज एन अडेप्टेशन टू दिस इंक्रीज इन साइज। तो अडेप्टेशन हुआ है टू द इंक्रीज इन साइज, तो इंटरनल मेम्ब्रेन आई। तो इन यूकारियोटिक सेल हैज़ अ मच स्मॉलर रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का जो रेशियो है ये तो कम है, ठीक है। एंड इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयरफॉर प्रेज्यूमेबली हैज़ टू स्मॉल एन एरिया टू सस्टेन मेनी वाइटल फंक्शंस दैट मेम्ब्रेन परफॉर्म्स। तो जो भी मेम्ब्रेन वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है उसके लिए सारा ये सब तो पॉसिबल नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयरफॉर presumably has too small an area to sustain many vital function। तो द एक्सटेंसिव इंटरनल जो मेम्ब्रेन सिस्टम है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया। तो मेनली क्या बात की गई कि एक वॉल्यूम बढ़ा, 10 to 10,000 टाइम्स ग्रेटर वॉल्यूम हुआ, देन इक्वलाई से 10 से 10। तो यहाँ पे जो रेशियो यहाँ पे आया हुआ है मेनली रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम, तो इट हैज़ स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो रेशियो आया इट इज़ स्मॉलर, it is a smaller one, it is smaller because the volume is more but surface area is less, ठीक है। तो that will be the smaller one and surface area is less and because surface area क्योंकि साइज बढ़ गया तो surface area यहाँ कम हुआ, ठीक है, because of volume। अब ये कहा गया कि इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए ये जो है द एक्सटेंसिव इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकारियोटिक सेल इसीलिए आया था टू एलिविएट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर सेल की साइज़ अगर 10 टाइम्स इंक्रीज़ करती है तो उसका सरफेस एरिया 100 टाइम्स इंक्रीज़ करेगा, बट वॉल्यूम विल इंक्रीज़ बाय 1000 टाइम्स। सो दिस मोर वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं और क्या नाम है, और फंक्शन ज़्यादा है, मेटाबॉलिकल डिमांड ज़्यादा है सेल्स की साइज़ बढ़ने के साथ। तो इसे इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड, तो अब इस डिमांड को जैसे पूरा करने के लिए जो सरफेस एरिया है उसको भी वैसे ही होना चाहिए था, ग्रो करना चाहिए, बट इट इज़ नॉट। सो देयर इज़ क्या नाम है, लोअर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, तो देयर इज़ ह्यूज वॉल्यूम। तो उसके लिए इंटरनल मेम्ब्रेन या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पूरा डेवलप हुआ, ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सके। तो इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ दिस वॉल्यूम द सरफेस एरिया इज लेस,
लेसर मेम्ब्रेन प्रोटीन, बिकॉज आना जाना होगा, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको मैनेज करने के लिए इंटरनल ऑर्गेनल्स बनना शुरू हो गए सेल के अंदर, छोटे छोटे, ठीक है। तो ये सब सारा मेनली इस पैरा का मतलब है। देन इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द, हाँ चलिए, लगभग 50 मिनट 1 घंटे तक का लेक्चर तो आप खींच ही सकते हो, ठीक है। अब ये जो प्रोफ्यूजन, ये सब सारी चीज़ हो गई हैं। द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन evidently went hand in hand with the specialization of membrane function. A hypothetical scheme for how the first eukaryotic cell with a nucleus and ear might have evolved by the imagination. एक 12.3 के डायग्राम में सब पूरा दिया हुआ है, फिगर है 12.3 कि कैसे बना होगा पहले का। दिस इज द 12.3. तो वन सजेस्टेड पाथवे फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द यूकारियोटिक सेल एंड इट्स इंटरनल मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, देखिए एक प्रोटोमाइटोकॉन्ड्रियन था, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आज डिस्कस चैप्टर 1 में डिस्कस किया गया है, देयर इज एविडेंस दैट द न्यूक्लियर जो जीनोम है यूकारियोटिक सेल का, वह एंशिएंट आर्कियन से आया हुआ है, बिकॉज द क्लियर होमोलॉग ऑफ एक्टिन, ट्यूबुलिन, ये सब जो ह्यूमस्टोन प्रोटीन है, एंड द न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन सिस्टम, ये सब आर्कियन में पाया जाता है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। फाउंड इन आर्कियन बट नॉट इन बैक्टीरिया। Thus it is now thought that the first eukaryotic cell जो आया है वो anaerobic archaeon था, ठीक है, joined forces with the aerobic bacterium roughly 1.6 billion years ago. So there was an ancient ancient anaerobic archaeon joined forces with the aerobic bacterium roughly 1.6 billion year ago. कितना? 1.6 billion year ago ये डेट वेट दी हुई है। तो as indicated जो न्यूक्लियर एनवेलप है may have originated from an invagination, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन हुआ है। दिस इज द प्लाज्मा इन्वेजिनेशन हुआ है, दैट्स वाई फ्रॉम ऑफ द एंशिएंट आर्कियन, उससे बना है न्यूक्लियर एनवेलप। एन इन्वेजिनेशन दैट प्रोटेक्टेड इट्स क्रोमोजोम while still allowing access to the DNA to the cytosol as required for DNA to direct the protein synthesis. तो एक प्रोटेक्शन देना था। दिस एनवेलप में हैव, ये जो एनवेलप था ये पिंच ऑफ क्या हो गया हो बाद में, जिससे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ताकि एक सेपरेट न्यूक्लियर कंपार्टमेंट बन गया होगा, ठीक है, दैट सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। एंड बिकॉज दिस डबल मेम्ब्रेन इज पेनेट्रेटेड बाय न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस, द न्यूक्लियर कंपार्टमेंट इज टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू द साइटोसॉल। अब ये देखा गया है, ये वाली चीज़ देखिए, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि बिकॉज दिस डबल मेम्ब्रेन, ये जो है, इट इज़ पेनेट्रेटेड बाय न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पूरा न्यूक्लियर पोर का कॉम्प्लेक्स बना होता है, ठीक है, ठीक इस तरह से ये सब थ्रेड्स हैं कुछ। तो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये पूरा स्ट्रक्चर सेल वाले में देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और ये सब, तो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोर कॉम्प्लेक्स, द न्यूक्लियर कंपार्टमेंट इज टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट, द टोपोलॉजिकली इट इज इक्विवेलेंट टू द साइटोसॉल। अब ये सारी बातें जो है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ जो लिखी हुई हैं कि दैट बिकॉज दिस डबल मेम्ब्रेन इज पेनेट्रेटेड बाय न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, nuclear compartment is topologically equivalent to cytosol. In contrast, the lumen of the ER, ये जो ल्यूमेन है ER का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ER का जो ल्यूमेन है, इट इज़ विद द इट इज़ कंटिन्यूअस है किसके साथ, विद स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आउटर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की स्पेस है, इससे ER की जो स्पेस है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसको आप मिटा दो यहाँ पे, ठीक, थोड़ा सा अगर इसको यहाँ पे मैं रब कर दूँ, सॉरी, तो ये हो गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मान लो हो गया, और ये ER का सरफेस, तो ये दोनों कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये माना गया है। एंड इट इज़ टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट कहा गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ER इज कंटिन्यूअस विद द स्पेस बिटवीन द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। तो ये यहाँ पे ये सब बातें की गई हैं, कोई थियरी वियरी थी, देखिए ये माना गया है कि ऐसे हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे पूरा देखिए इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ कंपार्टमेंटलाइजेशन का, तो ये कुछ देखते हैं आगे, तो फिर बात करते हैं। तो यहाँ फिगर देख लिया हमने, तो अभी देखते हैं। ये देखिए कुछ मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल बने विद एन इंटीरियर ऑफ द ल्यूमन दैट इज टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू द एक्सटीरियर ऑफ द सेल। एंड देखिए यहाँ पिंचिंग ऑफ हुई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऑफ एंसेस्ट्रल सेल, ये पूरा दिया हुआ नीचे डायग्राम में, 12.3 में देखेंगे अभी। देन इस प्रोसेस से क्या हुआ है, दिस प्रोसेस वुड क्रिएट, क्या क्रिएट करेगा, एक मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल, इससे क्या बनेगा, एक मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल विद एन इंटीरियर और ल्यूमेन दैट इज टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू द एक्सटीरियर ऑफ द सेल
and we shall see that this topological relationship holds for all of the organelle involved in secretory या endocytic pathway, जैसे ER है, Golgi apparatus है, endosome, lysosome, peroxisome. So we can therefore think of all these organelles as a member of the same topological equivalent compartment. As we discuss in detail in the next chapter, जो इनके इंटीरियर्स होते communicate करते extensively with one another and with the outside of the cell wall via transport vesicle, which bud off from one organelle to the others. तो एक ट्रांसपोर्ट वेसाइकल होता है, वेसाइकल्स, ठीक है, जो एक से दूसरे में जाके फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है, एक फ्यूज़. तो ये सब सारी चीज़ें कही गई. तो सिमिलर टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंस की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है. यहाँ मेनली जो टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंस की बात की जाती है, तो जो टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंस इट इज़ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वेरियस ऑर्गेनल्स, ठीक है. जैक फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, यहाँ बात किया था हमने पेरी न्यूक्लियर स्पेस, किसका, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इट इज़ टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट किसके साथ, विद द ER ल्यूमेन, ठीक है. इसका बस यही है. और भी जितने ऑर्गेनल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइजोसोम्स, एंडोसोम्स, तो ये सब क्या है, दे आर टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके साथ ये लाइजोसोम्स, एंडोसोम्स आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है. देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ वेसाइकल्स अमंग देम. तो जैसे अर्गोलाइवा, ये NCERT में मेंशन्ड है, अर्गोलाइवा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइजोसोम, ठीक है, एंड वेक्यूल्स, ये सब सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. वाई दे आर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे आर टोपोलॉजिकल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, because they are topologically connected, equivalent. But जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, it is not topologically equivalent, ठीक है. जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्या नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, वो जो होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस तो है, बट न्यूक्लियोप्लाज्म इज नॉट क्या नाम है टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट. क्या किसकी बात कही गई है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, द न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, इट इज़ नॉट टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट विद द अदर, ठीक है. दो पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है इसका है. तो ये सब बातें की गई हैं इसमें, ठीक है. आइए आगे देखा जाए. तो हम ये सब बातें कर रहे थे. दिस वुड क्रिएट मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल, पिंचिंग ऑफ हुई है सबसे, इंटीरियर और ल्यूमेन दैट इज टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू द एक्सटीरियर ऑफ द सेल, ठीक है. वी शैल सी द टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप होल्ड्स फॉर ऑल ऑर्गेनल्स. जैसे सिक्रेटरी एंडोसाइटिक पाथवे के लिए होते हैं, ER है, गोल्जी है, लाइजोसोम है, पेरोक्सिसोम है. वी कैन देयरफॉर थिंक दैट ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनल एज मेंबर्स ऑफ द सेम टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट कंपार्टमेंट. सो एट वी डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर, द इंटीरियर्स कम्युनिकेट. तो दिस इज टोपोलॉजिकल, इंटीरियर्स कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. दैट इज वाई दिस इज टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंस एक्सटेंसिवली विद वन अनदर एंड विद द आउटसाइड ऑफ द सेल. तो एक दूसरे के साथ, ठीक है, एंड द आउटसाइड ऑफ सेल वाई ट्रांसपोर्ट वेसाइकल विच बड ऑफ फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर. दैट इज द पूरा टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंस as described in chapter 14 माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स. चैप्टर 14 में आप लोगों ने देखा हुआ है, as mitochondria and plastid differ from the other membrane organelles. तो अदर मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल से जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं या प्लास्टिड है डिफर करते हैं, बिकॉज दे कंटेन देयर ओन जीनोम, ठीक है. और जो जीनोम का इनके नेचर है, ये इट शोज क्लोज रिजेम्बलेंस टू द प्रोटीन्स ऑफ द प्रोटीन्स इन दीज ऑर्गेनल्स टू दोज ऑफ प्रेजेंट डे बैक्टीरिया. तो प्रेजेंट डे बैक्टीरिया के साथ इनका जीनोम जो है रिजेंबल करता है. तो ये भी माना गया है वहाँ से आए, बिकॉज द माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के जीनोम्स हैं, they have the resemblance with the present day bacterial genome, which suggests that mitochondria and plastid evolved from bacteria, ठीक है, that were engulfed by other cells, ठीक है, और सिम्बायोसिस में दोनों रहने लगे थे. तो बिकॉज अ बैक्टीरिया ने क्या किया और इनगल्फ कर लिया किसको, इसी को क्लोरोप्लास्ट को, ये सब सारी चीज़ें इनगल्फ कर लिया. कोई सेल इनगल्फ किया होगा, अरे मतलब को इनगल्फ कर लिया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, ये जो मेम्ब्रेन क्लोज ऑर्गेनल है, और फिर ये सब सिम्बायोसिस में रहने लगे. तो द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड दे करस्पॉन्ड टू द ओरिजिनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया. तो ये बहुत बड़ी बात लिखी गई है. ये मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है, प्लास्टिड का है, इट करस्पॉन्ड टू द ओरिजिनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियम, ठीक है. वाइल द ल्यूमेन और ये जो ऑर्गेनल का है, ये बैक्टीरियल साइटोसॉल से आया है. स्पेशली वी आर टॉकिंग टू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड.
Like the bacteria from which they were derived, both mitochondria and plastid are enclosed by double membrane and they remain isolated. इनका अपना जीनोम भी है and they remain extensive vesicular traffic से जो अदर मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल, तो जो रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल, तो इनसे थोड़ा इनका सिस्टम अलग होता है माइटोकॉन्ड्रिया का और प्लास्टिड्स का, ठीक है। तो दैट वाई एक्सटेंसिव वेसिकुलर ट्रैफिक से थोड़ा डिफरेंट है ऑफ द एंड टू ईच अदर एंड टू आउटसाइड ऑफ द सेल, तो थोड़ा इनका अपना सिस्टम चलता हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें इसके बारे में हुई हैं। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्रोटोमाइटोकॉन्ड्रियन बना। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी है। लॉस ऑफ रिजिड सेल वॉल इन एंशिएंट आर्कियन में एक रिजिड सेल वॉल थी चली गई जिससे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र होता है, ये जीनोमिक डीएनए है। यहाँ फैगोसाइटोसिस एंड डाइजेशन ऑफ अदर प्रोकारियोट जो बोथ आर्कियल एंड बैक्टीरियल ग्रेटली इंक्रीजेज द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र स्पीडिंग इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी ये देखो ये इनक्लोज हुआ है, ये इसके अंदर आया। देन मेम्ब्रेन्स इंक्रीजिंगली इनक्लोज द क्रोमोजोम ऑफ एनारोबिक आर्कियन टू हेल्प प्रोटेक्टेड। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना इनक्लोज किया क्रोमोजोम को, ठीक है। इनके प्रोटेक्ट करने की देखिए इन्वेजिनेशन हुआ है, देखिए प्रोटेक्शन हुआ है एक तरह से, ये इसका प्रोटेक्शन हुआ है, बीच वाला जो है आपका इसका प्रोटेक्शन हुआ है, इस तरह से आया। और एरोबिक बैक्टीरियम टेकन अप इंटैक्ट टू लिव सिम्बायोटिकली एज अ प्रोटोमाइटोकॉन्ड्रियन। अब ये फिर इसके अंदर आ गया जो प्रोटोमाइटोकॉन्ड्रियन की तरह रह रहा है, डेवलपिंग न्यूक्लियर एनवेलप। अब डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ एडिशनल मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एडिशनल मेम्ब्रेन सिस्टम आने लगे, क्यों? बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ द मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी। अभी मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से क्या हुई और एनर्जी आई ऑफ एडिशनल मेम्ब्रेन सिस्टम एंड मच लार्जर सेल्स, तो इट्स प्रोवाइड्स द एनर्जी, ये इसके एनर्जी आने लगी। तो पहले शुरू में जो हुआ ये एक जीनोमिक डीएन आर्कियन था, ये ठीक है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा जीनोमिक डीएनए आर्कियन है। अब ये फाइगोसाइटोसिस हुआ और डाइजेशन हुआ ऑफ अदर प्रोकारियोट्स। अब इससे क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र हुआ, ये देखो फाइगोसाइटोसिस हुआ, ये अंदर गया था ना इसके, या फिर इसकी बाउंड्री इनक्लोज हुई, देखो ये इनक्लोज हो गई यहाँ पे। मेम्ब्रेन्स इंक्रीजिंगली इनक्लोज द क्रोमोजोम ऑफ एनारोबिक आर्कियन, ठीक है, टू हेल्प प्रोटेक्टेड। ये ऐसे आया, फिर ये इसका और इनक्लोज हो गया। फिर यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरियम था, टेकन अप इंटैक्ट टू लिव सिम्बायोटिकली एज प्रोटोमाइटोकॉन्ड्रियन, ये प्रोटोमाइटोकॉन्ड्रियन रहने लगा। फिर एक न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे आके पूरा ये डेवलप हो गया, ये है प्रोटोमाइटोकॉन्ड्रियन अंदर। और ये देखो फिर ये न्यूक्लियस बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो द फर्स्ट यूकारियोटिक सेल्स आर एरोबिक। मेनली ये एनर्जी की बात हुई है माइटोकॉन्ड्रिया के आने से, और इस एनर्जी के आने की वजह से क्या हुआ है एडिशनल मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ लार्जर सेल आने लगे। तो ये सारा पूरा प्रोसेस था। तो यहाँ देखा जाए दिस इज एविडेंस ऑफ न्यूक्लियर जीनोम ऑफ यूकारियोटिक सेल इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट आर्कियन, ये हमने देख लिया। ये तो शुरू में हमने पढ़ा था, उसको आप रिकॉल कर लीजिएगा। तो इवोल्यूशनरी स्कीम जो है जस्ट डिस्क्राइब ग्रुप द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स इन यूकारियोटिक सेल। तो जो इवोल्यूशनरी स्कीम्स है जस्ट डिस्क्राइब द ग्रुप, जो evolutionary scheme which has been described, it groups the intercellular compartment in eukaryotic cell. 4 distinct families हैं, एक न्यूक्लियस इन द साइटोसोल। चलिए ये वाला जो है मैं पार्ट नेक्स्ट लेक्चर से करूँगा, ठीक है। आई एम थोड़ा फीलिंग एग्जॉस्टेड, ठीक है, गला काम नहीं कर रहा है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा ही लेक्चर है ये, ओके, थैंक यू।